हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी का हमारे आज के इस सीडीपी के प्रैक्टिस सेट में हार्दिक स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रॉस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा गया है? यानी कि जो मिथ्या परिपक्वता का काल किस अवस्था को कहा है? किसने कहा? रॉस ने कहा है। तो कौन सी अवस्था है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था या डी वयस्कावस्था। तो देखिए, मिथ्या परिपक्वता का काल जो है वो है आपका बाल्यावस्था को। क्या है भाई? बाल्यावस्था। जो आपकी बाल्यावस्था होती है वो उसको रॉस ने जो मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है बाल्यावस्था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए निरंतरता, बी एक समान प्रतिरूप, सी एकीकरण या डी वैयक्तिक विभिन्नता। तो देखिए, क्या प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यानी कि सभी में कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से किसी ना किसी स्थिति में, रूप में, रंग में, ऊंचाई में, लंबाई में या उसकी रुचियों में, किसी में भी एक दूसरे से भिन्न जरूर होता है। तो यही आपकी व्यक्तिक विभिन्नता कहलाती है। इसको आप व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंग्लिश में बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास के चरण, बी शारीरिक विकास के चरण, सी सामवेगात्मक विकास के चरण या डी नैतिक विकास के चरण। तो देखिए, कोहलबर्ग जो था उन्होंने एक आपका नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। उन्होंने ही बताया कि बच्चे जो सीखते हैं वो एक नैतिक विकास के चरणों के द्वारा सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये नैतिक विकास के चरण उन्होंने कितनी स्टेज बताई हैं? देखिए, मेनली उन्होंने 3 स्टेज बताई हैं। एक है आपकी प्री कन्वेंशनल, एक है कन्वेंशनल, एक है पोस्ट कन्वेंशनल। यानी कि जो आपकी जो तीनों स्टेजेज हैं उसके आधार पर बच्चे का नैतिक विकास होता है। इनकी सब स्टेजेज भी हैं वो अलग होती हैं, लेकिन जो इनकी अलग अलग सब स्टेजेज होती हैं तीनों की, तो टोटल मिलाकर 2-2 होती हैं, तीनों की 6 हो जाती हैं। मेन आपकी 3 है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ऑप्शन ए लेवाइगोस्की, बी जीन प्याजे, सी हावर्ड गार्डनर या डी कोहलबर्ग। देखिए भाई, किसका सिद्धांत है जिसने कहा है कि भाषा जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो ये कहा है आपका ऑप्शन नंबर ए लेवाइगोस्की ने। जी हाँ, ये वही लेवाइगोस्की हैं जिन्होंने आपका जेड का सिद्धांत दिया है, जेड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और एक आपका स्कैफोल्डिंग का संप्रत्य दिया है, इन्होंने दिया है लेवाइगोस्की ने। तो ये आपका जो इन्होंने कहा है कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें भाषा जो होती है बच्चे की वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा प्रगतिशील कक्षा को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए परीक्षाओं के लिए सीखना, बी अनुभवात्मक अधिगम पर बल, सी गैर संदर्भित पाठ्यचर्या, डी शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो देखिए, प्रगतिशील कक्षा को जो परिभाषित करता है उनमें से वो है आपका ऑप्शन नंबर बी अनुभवात्मक अधिगम पर बल। यानी कि जो बच्चे का अनुभव होता है उसके आधार पर उसका अधिगम कराया जाना, उस पर अधिक जोर दिया जाना, अनुभव के आधार पर उसको सिखाना, वो आपका प्रगतिशील शिक्षा को परिभाषित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा हमारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालय में प्राथमिक अध्यापकों के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में कितने दिन निर्धारित किए गए हैं? यानी कि जो आपके प्राइमरी टीचर होते हैं, प्राथमिक शिक्षक होते हैं, वो एक शैक्षणिक वर्ष में कितने दिन उनका निर्धारित है कि उनको कितने दिन विद्यालय जाना है? ऑप्शन नंबर ए 180, बी 220, सी 200 दिन या डी 230 दिन। तो देखिए, एक शैक्षणिक वर्ष में आपको 200 दिन की उपस्थिति अनिवार्य है। 200 दिन का आपका दिन निर्धारित किए गए हैं एक शैक्षणिक वर्ष में, एक शिक्षक के लिए 200 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास निम्न का परिणाम है।
ऑप्शन ए व्याकरण का प्रशिक्षण, बी अनुकरण एवं पुनर्वलन, सी जन्मजात योग्यताएं या डी परिपक्वन। तो देखिए स्किनर जो महोदय थे उन्होंने आपका एक भाषाई विकास का जो परिणाम बताया है वो बताया उन्होंने अनुकरण एवं पुनर्वलन को। इसको बताया फ्रेंड्स अनुकरण एवं पुनर्वलन को। देखिए स्किनर का जो सिद्धांत है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत वो भी अनुकरण और पुनर्वलन पर ही जोर देता है ना। उसी के आधार पर उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। तो अनुकरण एवं पुनर्वलन से बच्चों में भाषाई विकास परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रकार की चिंतन योग्यताओं के अंतर्गत सामान्यतः चिंतन प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता एवं विस्तारण आते हैं? ऑप्शन ए पार्श्विक चिंतन, बी ऊर्ध्व चिंतन, सी अभिसारी चिंतन या डी अपसारी चिंतन। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, सामान्यतः चिंतन प्रवाह, लचीलापन हो गया, मौलिकता हो गई, विस्तरण हो गया। तो ये सभी की सभी योग्यताएं जो होती हैं, विशेषताएं होती हैं, वो कहाँ आती हैं? वो आती हैं आपकी सृजनात्मकता में, यानी कि अपसारी चिंतन में। जो आपका अपसारी चिंतन होता है उसके अंतर्गत ये सभी की सभी आपकी विशेषताएं आती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। ऑप्शन ए लिंग या जेंडर पक्षपाती, बी शिक्षाप्रद, सी सही दृष्टिकोण वाला या डी नीतिपरक। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शिक्षक यह समझ रहा है कि स्वाभाविक रूप से लड़के जो होते हैं वो गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं। तो ये भाई एक तरह का भेदभाव ही हो गया, जेंडर भेदभाव हो गया, जेंडर पक्षपात हो गया कि भाई लड़कों को अच्छा बता रहा है वो और लड़कियों को कमजोर बता रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। लिंग का आपका बुद्धि से कोई लेना देना नहीं होता है। भाई लड़कियां भी बहुत बहुत अच्छी हैं, है ना। तो सभी में बुद्धि का वो है, जिसमें ज़्यादा बुद्धि होगी वो उतना ही अच्छा होगा उस सब्जेक्ट में, अच्छे से वो कर पाएगा उसको। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के ही अच्छे होते हैं, लड़कियां भी बहुत अच्छी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये लिंग जेंडर पक्षपाती है, ये पक्षपात करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। ऑप्शन ए आंखों के संपर्क द्वारा, बी बुद्धि के आधार पर, सी भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर या डी गृह कार्य के आधार पर। अब देखिए कोई अध्यापक है वो किसी समूह में समुदाय में आधारित जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उनको समझना है, तो उसको कैसे समझेगा वो? तो वो समझेगा भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। बिल्कुल है भाई, उसकी बोलचाल भाषा कैसी है और उसकी अभिव्यक्ति कैसी है, उसको विचारों को अभिव्यक्त करने की उसकी वो कैसा है, वो कैसे विचारों को अभिव्यक्त करता है। तो उन सभी से वो जो समुदाय आधारित व्यक्ति विभिन्नता को समझ सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, डिसलेक्सिया कहते हैं। ऑप्शन ए पढ़ने में कठिनाई, बी गणित समझने में कठिनाई, सी वर्तनी लिखने में कठिनाई या डी प्रतिस्पर्धा में कठिनाई। तो देखिए डिसलेक्सिया होता है पठन अक्षमता, पठन संबंधी अक्षमता, यानी कि जो पढ़ने लिखने में जो कठिनाई होती है, लिखने में नहीं सॉरी पढ़ने में, जो पढ़ने में आपकी अक्षमता होती है वो डिसलेक्सिया कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, पढ़ने में कठिनाई होती है तो उसको डिसलेक्सिया बोल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है। ऑप्शन ए आयोजन, बी उद्भवन, सी प्रबोधन या डी संशोधन। तो देखिए सृजनात्मक चिंतन जो होता है उसकी प्रथम अवस्था होती है आयोजन। भाई किसी भी चीज़ का चिंतन करना है तो पहले आयोजन होगा उस चीज़ का कि हाँ हमको क्या क्या करना है, ये सभी आयोजित करते हैं। तो ये सृजनात्मक चिंतन की जो प्रथम अवस्था है वो है आयोजन। ठीक है फ्रेंड्स, आयोजन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है। ऑप्शन ए समस्यात्मक बालक, बी अपंग बालक, सी पिछड़ा बालक या डी नाजुक बालक। तो देखिए दुबले पतले, क्षीण शरीर और कमजोर हृदय वाले जो बच्चे होते हैं उनको आप समस्यात्मक बालक कहते हैं। क्या कहा जाता है भाई उनको? समस्यात्मक बालक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, जब सीखी जाने वाली सामग्री डैश डैश हो तो बच्चे या विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। ऑप्शन ए जटिल और व्यापक, बी मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, सी
अव्यवस्थित और असंगठित, या डी उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न। अब देखिए जो सामग्री है वो कैसी होनी चाहिए, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हुई, जो बच्चे का परिवेश है आसपास का मौजूदा उस वो देख पा रहा है उसको, तो उससे जुड़ी हुई जो सामग्री होगी उससे बच्चा जो विद्यार्थी होता है वो बेहतर तरीके से सीख पाएगा, उसकी लर्निंग इफेक्टिव होगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा पूरक अधिगम नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन ए तत्परता का नियम, बी बहुअनुक्रिया का नियम, सी अभ्यास का नियम, या डी प्रभाव का नियम। तो देखिए थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के 3 तो मुख्य नियम दिए हैं और 5 आपके गौण नियम दिए हैं, है ना। तो आपका 3 मुख्य नियम कौन से हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये आपके 3 मुख्य हैं। तो और 5 आपके गौण नियम है। तो यही पूछा है आपसे कि इनमें से वो गौण नियम कौन सा है, या पूरक भी बोल देते हैं, पूरक नियम कौन सा है। तो उन 5 में से जो बहु अनुक्रिया का नियम है ये पूरक नियम में आता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए स्किनर, बी पावलाव, सी थॉर्नडाइक, या डी कोहलबर्ग। तो देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत जो है वो आपका पावलाव महोदय ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है फ्रेंड्स, क्लासिकल कंडीशनिंग शास्त्रीय अनुबंधन बोलते हैं इसको, प्राचीन अनुबंधन भी बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा में पलायन करने वाले विद्यार्थियों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? ऑप्शन ए दमनात्मक, बी प्रशंसात्मक, सी सहानुभूति पूर्वक, या डी निदानात्मक। तो देखिए कक्षा में जो पलायन करने वाले विद्यार्थी होते हैं उनके प्रति आपका व्यवहार कैसा होता है? तो वो होना चाहिए आपका सहानुभूतिपूर्व, जो उसका सहानुभूतिपूर्ण आपका व्यवहार होना चाहिए उनसे। नहीं सॉरी फ्रेंड्स, नहीं सहानुभूति नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी निदानात्मक। जो बच्चे पलायन कर जाते हैं उनके प्रति आपका व्यवहार निदानात्मक होना चाहिए, कि उसके कारणों को जान करके उसका निदान किया जाए, फिर उसके बाद रेमेडियल टीचिंग दी जाए उनको, तो वो उससे मुख्य धारा में जुड़ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, अधिगम प्रभावशाली रूप से होता है यदि बच्चे को बेहतर सीखने के लिए तत्पर किया जाए, बी बच्चा जो वह सीखता है उसे दोहराए, सी बच्चा संतुष्ट अनुभव करे, या डी बच्चा उपयुक्त सभी करे। तो देखिए अधिगम सबसे इफेक्टिव या प्रभावशाली कब होगा? जब बच्चा ये सभी के सभी जो दिए गए हैं ऑप्शंस में इन सभी कार्य को करे, कि भाई बच्चा सीखने के लिए तत्पर किया जाए, बच्चा तत्पर हो सीखने को, जो बच्चा सीख रहा है उसको दोहराए, और बच्चा संतुष्ट अनुभव करे कि हाँ मैं संतुष्ट हूँ, मैं जो सीख रहा हूँ पढ़ रहा हूँ। तो इन सभी करने से बच्चे का जो अधिगम होगा वो बहुत ही प्रभावशाली रूप से होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बी बच्चों को गणित विज्ञान और भाषा सिखाने की, सी बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने, या डी सभी बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो देखिए आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होती है वो होती है ए सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। गई बच्चे सीखने के लिए आए होते हैं, तो उनको सीखने के लिए एक अच्छा सुलभकर्ता बनना चाहिए। उनको उनके जो मार्ग होता है सीखने उसको आसान करते हुए बढ़ना चाहिए, तो बच्चे आसानी से सीखते चले जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है। ऑप्शन ए उनसे प्रश्न करने को कहना, बी विचारों का आदान प्रदान करना, सी उन्हें निर्देश देना, या डी उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। तो देखिए विद्यार्थियों के साथ जो संप्रेषण होता है उसका अर्थ होता है कुल मिलाकर के, भाई किसी के भी साथ आप संप्रेषण करो ऐसा नहीं है विद्यार्थियों के साथ ही। तो संप्रेषण का अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान। क्या होता है भाई? विचारों का आदान प्रदान। भाई आपने कुछ किसी से कुछ कहा तो उन्होंने सुन करके वापस आपके सवाल का या आपकी बात का उन्होंने वापस जवाब दिया, तो ये विचारों का आदान प्रदान हुआ। भाई तो आप अपने विचार रख रहे हैं, सामने वाला अपना विचार रख रहा है, तो आप विचारों का आदान प्रदान करना ही आपका संप्रेषण कहलाता है। इंग्लिश में इसको कम्युनिकेशन बोल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोज आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।